हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बुल। आज हम लोग बात करेंगे वियना कांग्रेस के बारे में। वियना कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आपके यूरोपियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी घटना थी जिसने पूरे ही यूरोप को हिला के रख दिया था। आप इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे वियना कांग्रेस ने यूरोप में घटनाओं को आरंभ किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वियना कांग्रेस किन किन लोगों ने अटेंड किया था हम उसके बारे में जानते हैं। वियना कांग्रेस अटेंड की थी ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, आपका फिर यूनाइटेड किंगडम का एम्पायर और रशियन एम्पायर और प्रशियन एम्पायर द्वारा। इन 4 लोगों ने अटेंड की थी और उसमें फ्रेंच के बॉर्बन डायनेस्टी के भी कुछ लोग थे। ये कांग्रेस इस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूक मैटरनिच, जो एक ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के चांसलर भी थे। तो इस तरह से ये वियना कांग्रेस हुई थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये वियना कांग्रेस हुई क्यों थी। तो सबसे पहली बात, वियना कांग्रेस क्यों हुई थी इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना वियना कांग्रेस के बारे में जाने हम लोग अगर कुछ उसके बारे में निष्कर्ष निकालने लगेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। तो आइए बात करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में काफ़ी सारा पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक चेंजेस आ गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किंग की जगह अब लोगों के हाथ में पावर आ गई थी और जो कॉमन्स थे उनके पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा आ गई थी पहले के मुकाबले। तो उनमें से उन्होंने एक उनके यहाँ किंग हुआ था जिसका नाम था नेपोलियन, जिसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्टे है। नेपोलियन बोनापार्टे को बहुत ही रेवोल्यूशनरी और बहुत ही मतलब पावरफुल किंग्स में से माना जाता है। तो जब नेपोलियन राजा बना था फ्रांस का, जब वो मोनार्क बना था फ्रांस का, तो उसने जो ये 4 एम्पायर्स थे, ऑस्ट्रो हंगरियन, प्रशियन, फिर आपका रशियन एम्पायर और यूनाइटेड किंगडम एम्पायर, इसको पूरा इसने परेशान करके रखा था। इसने पूरी टेरिटोरियल चेंजेस कर रखे थे पूरे फ्रांस में और पूरे वो यूरोप में, और इसकी सेना ने काफ़ी ज़मीनें इनसे छीन ली थी युद्ध के माध्यम से। जैसे इसने काफ़ी फाइट्स की, काफ़ी इसने वॉर लड़े, काफ़ी बैटलफील्ड में इसने वॉर्स किए। इसने प्रशियन एम्पायर, जो प्रेजेंट जर्मन एम्पायर है, जर्मन स्टेट है, उसके कई हिस्से ले लिए थे इसने। यहाँ तक कि इसने तो कई हिस्से वो भी ले लिए जो कभी फ्रांस के पार्ट भी नहीं थे। और कहा यह भी जाता है कि इसने मॉस्को तक वो कर लिया था। इसकी सेना पहुँच गई थी, 6 महीने मॉस्को के बाहर थी। जो सार अलेक्जेंडर वन और उनकी फैमिली थी, उनको काफ़ी दिन तक अंदर रहना पड़ा था, क्योंकि फ्रेंच आर्मी कभी भी मॉस्को पे जीत के रशियन एम्पायर को अपने अंडर में ले सकती थी, पर यह नहीं हो पाया। और दूसरी बात, इसने एक नेपोलियनिक कोड डेवलप किया था, जिसके थ्रू जो नेपोलियनिक कोड को ही आदर्श मानते हुए कई देशों ने अपने संविधान का निर्माण किया, क्योंकि इसमें बर्थ प्रिविलेजेस को रिमूव किया था नेपोलियन ने। इसने फ्यूडल सिस्टम हटाया था, इसने फ्यूड्स की पावर लिमिट कर दी थी, लिमिट क्या ख़त्म ही कर दी थी। इसने गिल्ड सिस्टम ख़त्म किया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ इसने इस्टेब्लिश किया था। तो एक जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो ये इसने उसको किया था। और एक नेशन वाइज कंसेप्ट यूरोप में 18वीं सेंचुरी के आसपास डेवलप हो रहा था। जो ये 18वीं सेंचुरी के आसपास डेवलप हो रहा था, इससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी जो कंजर्वेटिव एम्पायर्स थे, क्योंकि वो सब हार भी रहे थे और उन लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही थी। तो जब ये सब अच्छा खासा चल रहा था, तो 1815 में एक बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। आपको पता होगा वाटरलू कहाँ पे है। वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू एक जगह है बेल्जियम में जो आज भी बेल्जियम में पड़ता है, और उसने वहाँ पे इन चारों एम्पायर्स ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया। तो नेपोलियन की हार
उसके बाद इन्होंने फिर ट्राई किया कि यूरोप में कंजर्वेटिज़म का दौर वापस आए, ताकि हम लोग दोबारा से एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बना सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो राजा महाराजाओं वाली सरकार वो थी, मोनार्क थे, वो लोगों के बारे में कभी उतना ज़्यादा सोचते नहीं थे और उन्हें अपनी फ्यूडल सिस्टम और मोनार्की पे ज़्यादा भरोसा था। तो ले दे के अंत में एक वियना कांग्रेस बैठी। वियना कांग्रेस वियना में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है जिसमें कई लोगों ने पार्ट लिया था, लेकिन बेसिकली पार्ट जो लिया था वो बेसिकली जिन्होंने पार्ट लिया था वो यही 4 एम्पायर्स थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं वियना कांग्रेस में हुआ क्या था। वियना कांग्रेस में अगर हम थोड़ा सा इसके पॉइंट उसमें जाएं डिटेल में, तो वियना कांग्रेस से दोबारा से कंजर्वेटिज्म का एक दौर था जो था कंजर्वेटिव। जैसे कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है वही पुराना वो कि क्लर्जी सबसे ऊपर, फिर नोबेलिटी, फिर आपकी कॉमन्स। तो ये वही रिस्टोर करने के लिए इन्होंने वियना कांग्रेस में कर रखे थे। तो वियना कांग्रेस के हम लोग मेजर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। अब एनसीईआरटी बुक में मेजर पॉइंट्स हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि वियना कांग्रेस बहुत बड़ी कांग्रेस थी, उसमें बहुत से पॉइंट्स थे। लेकिन जो हमें जानना है कि यूरोपियन हिस्ट्री को कैसे इसने अफेक्ट किया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जिसके किंग लुइस 16 को मार के जिस डायनेस्टी के किंग को इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉल ऑफ बैस्टिल जिसको कहा जाता है, वो हुआ था। वो कहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो डिपोज हुई थी जो डायनेस्टी, उसको वापस हम लोग रिस्टोर करेंगे, है ना, उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। फिर फ्रांस ने जितनी टेरिटरीज जीती थी अंडर नेपोलियन, वो सब हम लोग क्या करेंगे, वापस से उसी जो पहले हुआ करती थी जिसके पास, वो उसको वापस हम देंगे। क्योंकि नेपोलियन ख़त्म, तो अब वापस से, क्योंकि अब फ्रांस के पास कुछ बचा नहीं है। अब फिर क्या हुआ, कई स्टेट्स बनाए गए बाउंड्री पे, जो हर किसी के पास वो स्टेट्स थे फ्रेंच एग्रेशन को रोकने के लिए। क्योंकि फ्रेंच एग्रेशन इतना था नेपोलियन के टाइम कि उसने ईस्ट पोलैंड तक जीत लिया था। ईस्ट पोलैंड आप समझ रहे हैं, बिल्कुल रशिया से जुड़ा हुआ ईस्ट पोलैंड तक उसने जीत लिया था। तो इसके फ्रेंच एग्रेशन को रोकने के लिए इन्होंने बनाया। फिर जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, वो नॉर्थ जेनोवा में सेटअप किया गया, है ना, नॉर्थ जेनोवा में सेटअप किया गया। और उसमें उसके साउथ में पिएडमोंट एक जगह है, इटली में, उसको जोड़ा गया। क्योंकि तब इटली आज़ाद नहीं था, इटली तब यूनाइटेड भी नहीं था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो बहुत देर में 1870s के आसपास हुआ है, तो इटली यूनिफाइड नहीं था। तो फिर ये हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। उसमें भी कई लीडर्स थे, गुस्सेप्पे मज़ीनी ऐसे करके बहुत लीडर्स थे, जो बहुत नेशनलिस्ट फीलिंग वाले लीडर थे, जिन्होंने बाद में इंडियन फ्रीडम रेवोल्यूशनरीज को भी इंस्पायर किया। फिर क्या होता है कि जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो थे, जो नेपोलियन ने सेटअप किया था, उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ इस ट्रीटी से, क्योंकि वो जर्मन स्टेट थे, इसलिए उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। वो 39 ट्रीटीज थे। और फिर ईस्ट में जो ईस्ट हिस्सा था, देखिए वेस्ट, अभी तक जो हमने ये 5 पॉइंट्स लिए, ये वेस्टर्न यूरोप के थे। अभी तक जो हमने बात की वेस्टर्न यूरोप के थे, लेकिन अब बचा पार्ट कौन सा है, ईस्ट यूरोप, जहाँ रशिया आता है। जो ईस्ट पोलैंड था, जो पोलैंड का पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट, या मान लीजिए पूरा पोलैंड जो था, वो दोबारा से रशिया को दे दिया गया था। क्योंकि वो पहले रशिया का था, फिर पोलैंड चला गया। क्योंकि वो देखिए, पोलैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बफर स्टेट का भी रोल प्ले करता था रशियन एग्रेशन को रोकने के लिए। तो रशिया कभी उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखना चाहता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं ईरान आप लोग जानते होंगे कि नॉर्थ की एक ईरान को एज अ बफर स्टेट यूज़ किया जाता था। नॉर्दर्न ईरान उनको दे दिया, सदर्न ईरान अपने पास रख लिया। ब्रिटिशर्स और रशियंस ऐसे ही करते थे। वैसे इन्होंने वो किया कि रशिया की और
तब यूएसएसआर और वो इंडिया में केवल अफगानिस्तान का बीच का डिफरेंस था, तो उन्होंने डोरांड लाइन खींच के उसको एक बफर स्टेट किया था। तो ये बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट पोलैंड के साथ भी था, लेकिन इस बार क्या किया गया कि क्योंकि देखिए अगर आप इम्पीरियलिस्टिक सोच के हैं तो आप बफर स्टेट रखना पसंद करेंगे, लेकिन जब आप मोनार्किस्ट सोच के रहते हैं तो आप बफर स्टेट रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपके अंदर ये रहता है कितने से कितनी टेरिटरीज में वो लेता हूँ। तो इधर इन्होंने पोलैंड को रख लिया। तो ये थे कुल मिला के मेजर पॉइंट्स वियना कांग्रेस के। आई होप ये आपको समझ आया होगा। वैसे वियना कांग्रेस में उतना ज़्यादा है नहीं। वियना कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि उसने काफ़ी चेंज किया अपने हिस्ट्री को। बाकी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जिस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखें और प्लीज़ इसको सब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें। थैंक यू।